डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। वेलकम टू उत्कर्ष प्लेटफॉर्म। आज हमारे जो नेपाल के बालेन शाह जेनजी प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका 100 पॉइंट रिफॉर्म प्लान है, आज हम उसे डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके इंटरनेशनल अफेयर्स में ये बहुत ज़्यादा एक डिबेट का, चर्चा का विषय बना हुआ है, राइट। सो एज ऑफ लेट मार्च और अप्रैल 2026, बालेन शाह सर्विंग एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल after leading the RSP has unveiled an ambitious 100-point governance reform agenda, राइट। तो इन्होंने अपनी जो कैबिनेट मीटिंग में ये 100 पॉइंट रिफॉर्म एजेंडा रिलीज किया है, जिससे बिल्कुल एक तरीके से माहौल है काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मा गया है, क्योंकि इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं जो अपने आप में बहुत अनकन्वेंशनल हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने की इन्होंने जो है प्रस्ताव रखा है, जिसमें आपके जो राजनेता है उनके लिए जिस तरीके से होता है ना कि कभी उनकी जो है गाड़ियां हैं, कॉन्वॉय जाता है तो आपके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है जो जनरल पब्लिक है। तो इस तरीके के जो प्रोविजंस हुआ करते थे पहले, इन सारे वीआईपी जो आपका सिस्टम है उसको एंड करने की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर हम और अनकन्वेंशनल प्रपोजल्स की बात करें तो आपके जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है कि इतनी ज़्यादा जो फीस लेना, प्राइवेटाइजेशन जो है शिक्षा का कर देना समाज के अंदर, उस पर भी रोक लगाई जा रही है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आपके जो ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, उनका जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग है, उसे परफॉर्मेंस बेस्ड कर दिया गया है। यानी कि अब अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो उनको, अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उनको हटाया भी जा सकता है। इस तरीके के प्रावधान लाने की बात की गई है। और जितने भी जो फॉर्मर पॉलिटिशियंस रह चुके हैं जिन पर अगर कुछ करप्शन के, भ्रष्टाचार के चार्जेस हैं, तो उनको फास्ट ट्रैक तरीके से जो है एक तरीके से उन पर कार्यवाही करने के लिए स्पेशल कमिटीज़ का फॉर्मेशन किया गया है, जिससे तुरंत प्रभाव से जो करप्शन के मामले चल रहे हैं पॉलिटिशियंस के खिलाफ में, उसमें फास्ट ट्रैक एक्शन लिया जाए, राइट, और लोगों को पनिश किया जाए उसमें जो भी कन्विक्टेड लोग हैं उनको। तो इस तरीके का ये जो अनकन्वेंशनल रिफॉर्म एजेंडा है, इसने हड़कंप मचा दिया है, राइट। और बालेन शाह की जो पॉपुलैरिटी है यूथ में, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसका एक महत्वपूर्ण आई थिंक कारण ये भी है कि ये एक ऐसे जेनजी प्राइम मिनिस्टर हैं जो इससे पहले एक रैपर रह चुके हैं, यानी कि एक इंजीनियर टर्न्ड रैपर टर्न्ड यूथ पॉलिटिशियन है। साउथ एशिया का ये वन ऑफ द यंगेस्ट कैबिनेट है। यहाँ पर एक ऐसे मिनिस्टर हैं जो एक डीजे भी हैं, राइट। तो इस तरीके का एक अनकन्वेंशनल जेनजी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, जेनजी स्टाइल ऑफ कैबिनेट हमें नेपाल में देखने को मिल रहा है। सितंबर 2025 में जैसे हमने देखा था कि नेपाल में एक जेनजी रेवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद में केपी ओली की जो गवर्नमेंट थी उसको हटाकर उसको रिप्लेस करके एक ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, जिसमें आपके 5 मार्च 2026 को आरएसपी के जो लीडर हैं बालेन शाह को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल जाती है। पहले इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करते हैं और उसके बाद में ये नेपाल के एक यंग लीडर के रूप में हमें उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब इसके अलावा ये तो था पीएम बालेन शाह का जेनजी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, उनका 100 पॉइंट रिफॉर्म एजेंडा जो आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया नेपाल रिलेशंस की, तो उससे रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जो माइलस्टोन्स हैं हम उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, राइट। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई कंट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होती है, जैसे कि बालेन शाह की वजह से नेपाल अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इंडो नेपाल रिलेशन में जो माइलस्टोन है वहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। उसको ध्यान में रखते हुए बेसिकली हम देखते हैं माइलस्टोन्स इन इंडो नेपाल रिलेशनशिप। ओके, सबसे पहले एक कॉर्डियल रिलेशनशिप, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की चर्चा करते हैं कि जो इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है 1950 के अंदर, जिसे ऑफिशियली ट्रीटी ऑफ
पीस एंड फ्रेंडशिप कहा जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट है जो बेसिकली किंगडम ऑफ नेपाल और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच में साइन हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा एक क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इन दोनों साउथ एशियन नेबर्स के बीच में हमें दिखाई देता है। इसमें आपका जो है ओपन बॉर्डर रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, राइट। जो मूवमेंट ऑफ पीपल है, गुड्स है, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव माइलस्टोन है इंडो नेपाल रिलेशन में जो साइन किया गया था इन 1950। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, थोड़े से डिस्प्यूट्स की बात कर लेते हैं, राइट। कि इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट्स में जो नाम आता है, एक तो है आपका काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख का जो ट्राई जंक्शन एरिया है उत्तराखंड में, और एक है आपका जो है सुस्ता रीजन है बिहार से जो बेसिकली बॉर्डर शेयर होता है उसमें। तो इसमें ये जो ट्राई जंक्शन वाला डिस्प्यूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बॉर्डर डिस्प्यूट जब भी दो देशों के बीच में होते हैं तो उसका कारण एक ही होता है, म्यूचुअल टेरिटोरियल क्लेम। यानी कि दोनों देशों को ऐसा लगता है किसी ना किसी रीजन की वजह से या कोई ट्रीटी की वजह से या कोई एग्रीमेंट जो पास्ट में हो चुका है कि ये जो टेरिटरी क्षेत्र है वो उनके इलाके में आता है और ये जो है रिस्पेक्टिव कंट्री है उसके इलाके में आता है। तो इन म्यूचुअल टेरिटोरियल क्लेम्स की वजह से कंट्रीज में अक्सर हमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, राइट। सो बेसिकली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो बेसिकली आपको पता है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, राइट, दो देशों के बीच में, स्पेशली साउथ एशिया कंट्री की अगर हम बात करें, साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है ब्रिटिशर्स का हाथ जरूर होता है, राइट। अफ्रीका में तो एक प्रोवर्ब भी है, एक कहावत है कि अगर आप कहीं जगह दो लोगों को लड़ाई करते हुए देख रहे हो, इसका मतलब देयर मस्ट बी एन इंग्लिश मैन who must have crossed from there। यानी कि अगर कहीं पर कोई लड़ाई चल रही है, कुछ डिस्प्यूट है दो लोगों के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में, तो ज़रूर कहीं ना कहीं उससे पहले जो है एक इंग्लिश मैन का, अंग्रेज का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ऐसे प्रोवर्ब है, कहने का मतलब ये है। तो ये कैसे है, इस केस में भी कुछ ऐसा ही है। 1814 से लेकर 1816 तक एक गोरखा वॉर हुआ था, राइट, जिसे हम क्या कह देते हैं, एंग्लो नेपालीज वॉर भी कह देते हैं, एंग्लो नेपाल वॉर कह देते हैं, ब्रिटिशर्स के बीच में और किंगडम ऑफ नेपाल के बीच में। तो ये एंग्लो नेपाल वॉर जब हुआ और ये जब एंड हो गया था 1814 से 1816 तक ये जो युद्ध है वो चलता है। जब इस वॉर के अंत में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में, राइट। तो अब ये जो ट्रीटी है वो नेपाल की जो टेरिटरी है, बाउंड्री है, उसको डिफाइन करती है। तो इस ट्रीटी के हिसाब से जो काली रिवर है, इसे महाकाली भी कह देते हैं हम कहीं कहीं जगह, तो ये जो महाकाली रिवर है वो बेसिकली इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो फॉर्म करती है नेपाल का काली रिवर। तो अब इस ट्रीटी में ये तो क्लियर कर दिया कि जो नेपाल का बॉर्डर है काली रिवर बनाती है, लेकिन इस जो काली रिवर का उद्गम स्थान है, ओरिजिन जो है बेसिकली, वो इस ट्रीटी में डिफाइन नहीं किया, अच्छे से क्लियर नहीं किया गया है। तो अब इस वजह से क्या है कि जो इंडिया है वो काली जो नदी है, रिवर है, उसका उद्गम स्थल, ओरिजिन अलग मानते हैं, नेपाल अलग मानते हैं। तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, म्यूचुअल टेरिटोरियल क्लेम्स की ये जो ट्राई जंक्शन एरिया है, काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख का जो ट्राई जंक्शन एरिया है, उत्तराखंड से जो बॉर्डर लगता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, तो उसमें ये एरिया जो है इंडिया भी क्लेम करता है और नेपाल भी क्लेम करता है कि उनके क्षेत्र में आता है। तो ऐसे म्यूचुअल टेरिटोरियल क्लेम्स से संबंधित कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। इसके अलावा सुस्ता रीजन भी यही है, म्यूचुअल टेरिटोरियल क्लेम्स एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे का, और ये भी बिहार से जो बॉर्डर लगता है वहां पर हमें जो डिस्प्यूट है, क्लैश, टेंशन है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो देखने को मिलता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो ये तो हमने बात की बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स की। इसके अलावा एक पॉजिटिव कॉर्डियल एस्पेक्ट हमने देखा जो इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी है 1950 की बिटवीन किंगडम ऑफ नेपाल एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया नेपाल रिलेशन के कुछ माइलस्टोन थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इवेंट्स थे। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हम मैप के थ्रू देखें तो ये जो ट्राई जंक्शन एरिया है, काला पानी, लिपुलेख एंड लिम्पियाधुरा, जो म्यूचुअल टेरिटोरियल क्लेम्स को रिप्रेजेंट करता है।
अब देखिए जो नेपाल है वो काली रिवर का उद्गम जो है वो यहाँ से मानता है, जिसकी वजह से उनके हिसाब से ये जो पूरा ट्राई जंक्शन एरिया वो ओन करते हैं, वो उसके ऊपर अपनी जो है टेरिटोरियल ओनरशिप क्लेम करते हैं। और ट्रीटी ऑफ सुगौली में अच्छे से जो काली रिवर है उसका ओरिजिन है, उद्गम है, वो डिफाइन नहीं किया गया है, राइट। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रीटी ऑफ सुगौली यानी ब्रिटिशर्स का ही एक तरीके से जो इंडो नेपाल टेंशन है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का उसमें एक हाथ रहा है, एक हिस्टोरिकल रोल ब्रिटिशर्स का इसमें हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम नेपाल के स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, राइट। सो नेपाल 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 2015 कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में जो संविधान है उसके हिसाब से अगर देखें तो नेपाल क्या है, एक फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। 3 टियर्स हैं इसके, सेंट्रल, प्रोविंस एंड लोकल, राइट। सेंट्रल, प्रोविंस एंड प्रोविंसेस 7 है इसमें, और एक लोकल यूनिट्स। अगर हम पार्लियामेंट्री की बात करें तो बाइकैमरल यहाँ पर लेजिस्लेचर है, जिसके 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और नेशनल असेंबली। तो ये जो है नेपाल का स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस है। यहाँ पर भी इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमें देखने को मिलती है, फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सेंट्रल, प्रोविंस एंड लोकल हमारे 3 टियर ऑफ गवर्नेंस हमें देखने को मिलता है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी 2 सदनीय विधायिका है यहाँ पर, जहाँ पर 2 हाउसेज हैं, कौन से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और नेशनल असेंबली है। तो ये बेसिकली हमने इंडो नेपाल रिलेशनशिप का बेसिकली एक झलक देखी, एक ग्लिम्स देखी, इंडो नेपाल रिलेशनशिप एट ए ग्लांस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, और यहाँ के जो जेंजी लीडरशिप है, उनका न्यू एरा ऑफ पॉलिटिक्स है, उससे संबंधित हमने चीज़ें देखी कि किस प्रकार एक इंजीनियर टर्न रैपर टर्न जो पॉलिटिशियन है, उसने जो कन्वेंशनल वे ऑफ वर्किंग है, कन्वेंशनल वे ऑफ गवर्नेंस है, उसको नेपाल में पूरी तरीके से जो है चेंज कर दिया है। सो नेपाल की जो नई लीडरशिप है, ही रिप्रेजेंट्स अ जनरेशन दैट रिफ्यूजेस टू इनहेरिट अ ब्रोकन सिस्टम, राइट। चलिए इसी के साथ आज का सेशन जो है हम उसे एंड करते हैं। आई विश यू गाइज अ वेरी वेरी गुड डे।